हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं पिछले चैप्टर में जो भी बताया आप लोग देख लिए होंगे। आज एक चैप्टर स्टार्ट करें, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण में हम यही सब पढ़ेंगे, क्या हम लोग खाते हैं, क्या हम लोग को लाभदायक होता है खाने के बाद, और क्या विटामिन होता है, क्या मिनरल्स होता है, क्या फैट होता है, फैट ज़्यादा शरीर में होने से क्या हो जाता है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, कौन विटामिन लेने से क्या बीमारी नहीं हो सकती, किस बीमारी के चलते कौन सा बीमारी हो जाता है, कौन सा विटामिन नहीं लेने के चलते कौन बीमारी हो जाता है, या फिर कौन बीमारी हो गया तो क्या विटामिन लेंगे तो उसे सही कर पाएंगे। इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक बाई टॉपिक। जैसे कि न्यूट्रिशन चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे तो इसमें टॉपिक बाई टॉपिक सभी चीज़ को आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जो कि अभी न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग यही सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा क्या होता है इस चीज़ को सब अच्छे से बता देंगे। ये होता है जो पानी, खनिज, प्रोटीन, ये सब है जो कि एब्जॉर्ब करने वाला है, ये पचाने वाला है, जो कि हम लोग अलग से प्रोटीन लेते हैं। और एक और देखते हैं स्वपोषी परपोषी क्या होता है, उस चीज़ को अंतिम में डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं, क्या मिनरल से खुद पे हम लोग निर्भर करते हैं, क्या प्राकृतिक से मिलता है, क्या होता है। ये पोषण में भी आता है, पोषण चैप्टर में, जो कि अभी हम लोग सिर्फ ह्यूमन के बारे में देख लेते हैं, कौन सा विटामिन क्या होता है। उसके बाद अंतिम में उस टॉपिक को देख लेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। तो देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम जानते हैं, जो भी हम लोग पोषण करते हैं, पोषण जो भी हम लोग खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है। जो कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसे क्या दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जो कि एक होता है मुख्य अवयव और दूसरा होता है गौण अवयव। मुख्य अवयव और गौण अवयव देख लिए। तो मुख्य अवयव को हम यहाँ पे देखते हैं, मुख्य अवयव में क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बस आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, एक एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो कि हम लोग शरीर में अलग से अपने खाते पीते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मिला होता है, उस चीज को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में बहुत सारा प्रोटीन होते हैं। फैट होता है, जिसको एक और नाम होता है जिसको लिपिड भी कहते हैं। फैट वसा का इंग्लिश फैट, लिपिड का इंग्लिश हिंदी लिपिड ही होता है। ये दोनों नाम एक ही हुआ, लिपिड, ये दोनों नाम एक ही हुआ। तो हम और इधर गौण अवयव में आ जाता है वाटर, खनिज, विटामिन और ऐसे। तो वाटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, खनिज एक एक विटामिन और ऐसे। इस चीज सभी चीज को एक एक टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पहला यहाँ पे ये टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तीनों को हम लोग देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कितना टाइप का होता है उस चीज को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलकर हमारा बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को 3 अनुपात में बांटा गया है, जो कि 3 चीज को मिला के बनाया गया कार्बोहाइड्रेट। 1 और 2, 1:2:3 बांटा गया है, इतना अनुपात में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को। ये कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है ये एक मीठा होता है। मीठे को हम लोग हिंदी में लिखते हैं शर्करा, शुगर। जो शुगर होता है उसे हम शर्करा कहते हैं। साइलेंट कर दो। शर्करा कहते हैं। ये हम जो भी हम खाते हैं स्वाद में ये क्या होता है, मीठा होता है। शर्करा स्वाद में मीठा होता है। इसे शर्करा का आधार पर, ये जो शर्करा होता है मतलब मिठास के आधार पर, इसे 3 भागों में बांटा गया है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को भी 3 भागों में बांटा गया। अभी इसको देख लिए, कार्बोहाइड्रेट में देख रहे हैं इसको 3 में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर बनता है। ये किस रेशियो में रहता है, किस अनुपात में रहता है? 1:2 अनुपात और 1 अनुपात में ये सब बटा हुआ रहता है। यही मिलकर हमारे एक कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है, जिसको मीठा को हम शर्करा भी लिखते हैं, जैसे शुगर बोलते हैं इंग्लिश में, शर्करा बोलते हैं। और हो जाते हैं इसे शर्करा को भी 3 भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया? शर्करा को 3 भागों में, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पोलीसेक्राइड। ये 3 भागों में बांटा गया। क्या? मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, पोलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में वो होता है जो एक ही चीज उसमें रहता है, ग्लूकोज तो ग्लूकोज, सुक्रोज तो सुक्रोज, मतलब एक मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसमें उस कार्बोहाइड्रेट में एक ही रहता है, उसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। डाइसेक्राइड जिससे दो रहता है, जैसे ग्लूकोज टू ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बन जाता है। ऐसे ही 2 मिलता है तो उसको क्या बोल देते हैं?
डाइसेक्राइड। उसके बाद आ जाता है पॉलीसेक्राइड, जैसे हजारों मिनरल्स मिलके एक मिनरल्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। उसको हम लोग थ्योरेटिकल देख लेते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे थ्योरेटिकल देख लेते हैं। बता रहा था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड उसे कहते हैं जो एक अणुओं की शर्करा से मिलकर बना रहता है, उसे मोनोसेक्राइड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, सर्वोत्तम कार्बोहाइड्रेट जिसे तोड़ा नहीं जा सकती, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सिर्फ एक ही अणु से मिठास की शर्करा से मिलकर बनते हैं, एक ही अणु से मिलकर बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जो कि ये एक सिंगल अणु है, जो कि ये दूसरा है फ्रैक्टोज और तीसरा है ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये 3 अणु मोनोसेक्राइड में है जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। ये सिर्फ सिंगल ही, सिंगल चीज को नहीं तोड़ा जा सकता, ना भी बड़ा ना छोटा, ये सिर्फ एक अणु से मिलकर बना रहता है। ग्लूकोज जो होता है अंगूर के शर्करा, अंगूर का जो मिठास होता है उसमें ये ग्लूकोज मिलता है, जो कि ब्लड शुगर भी इसे कहते हैं। और ये जो होता है फ्रैक्टोज, जो कि फलों की शर्करा बोलते हैं, ये लैक्टोज हो गया। ये मोनोसेक्राइड में ये 3 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड के अंदर ये 3 ग्लूकोज, 3 एग्जाम्पल है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज और लैक्टोज। इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लिए। उसके बाद अगला देखते हैं डाइसेक्राइड। ये जो डाइसेक्राइड होती है, एक से ज्यादा यानी कि दो अणुओं, शर्करा की अणुओं से मिलकर बनी होती है, जो कि डाइसेक्राइड बोलते हैं। ये कैसे बनी होती है? सुक्रोज, जैसे देख लिया सुक्रोज, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ये सुक्रोज को हम गन्ने की शर्करा भी कह सकते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बनता है सुक्रोज। इस सुक्रोज को हम गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। उसके बाद आता है मेल्टोज। मेल्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलकर एक क्या बनता है? मेल्टोज बनता है। 2 ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? मेल्टोज। और तीसरा आ जाता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर क्या बनता है? यहाँ पर लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर क्या बन जाता है मेरा? ये लैक्टोज। इस लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क मतलब मिल्क में जो मिठास आता है, इसे शर्करा होता है मिल्क के अंदर जो मिठास, उसे हम लैक्टोज भी कहते हैं। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर बनता है। तीसरा एग्जाम्पल जो कि हम ऐसे ही बनाते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हजारों अणुओं से मिलकर एक सेक्राइड बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को थ्योरेटिकल यहाँ पे बता देते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए हैं। फर्स्ट में देखे मोनोसेक्राइड, सेकंड में देखे डाइसेक्राइड, थर्ड में पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब 1, डाई मतलब 2 और पॉली मतलब 3। ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, मतलब 2 से अधिक को पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है निर्माण, ये शर्करा का निर्माण हजारों अणुओं मिलकर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। जैसे कि ये पॉलीसेक्राइड जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं? फीके होते हैं। पॉलीसेक्राइड एक स्वाद में फीका होता है, पूरी तरीका से मिठास नहीं होता है, थोड़ा फीका होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तब तक पचाता है जब ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड में ना बदल दे। कार्बोहाइड्रेट, ये पॉलीसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट जो काम करता है कि जब तक ये कार्य करता है, जब तक, कब तक? ये ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड में ना बदल दे। ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड में बदल देता है, जिसका हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। उसके बाद इससे अधिक पॉलीसेक्राइड को ग्लूकोज में बहुलक होते हैं। ये क्या होता है? अधिक पॉलीसेक्राइड जो होता है ग्लूकोज में बहुलक होता है, जो कि यहाँ पे इसका 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेल्यूलोज, जो कि सेल्यूलोज जो होता है ये पौधों का शरीर जो होता है ना, पौधा का शरीर, इसी को बोलते हैं सेल्यूलोज। ग्लाइकोज, जिसको बोलते हैं जंतुओं का संग्रहित भोजन, जो जंतु का जो भोजन होता है ना, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोज। उसके बाद काइटिन, काइटिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उस चीज जो भोजन करते हैं, संचित खाना खाते हैं, उसे हम बोलते हैं काइटिन। कीटाणुओं का जो भोजन होता है जिसे बोलते हैं काइटिन। ये शर्करा होता है, ये शर्करा सिर्फ मिठास वाला बता रहा है।
जो कि कार्बोहाइड्रेट में 3 तरह का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड बता दिए, पॉलीसैकेराइड, सब चीज को लिखते रहे, नोट डाउन करते रहे, इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं प्रोटीन। हम दोनों टॉपिक, तीनों टॉपिक को देख लिए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रोटीन। तब प्रोटीन क्या होता है? तब प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को विकसित करते हैं, हर शरीर को ग्रोथ करते हैं। प्रोटीन का काम यही होता है। अगर जिम जाने वाले लड़के कोई भी होते हैं, अगर वो जिम जा रहे हैं तो उनको प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक होता है। प्रोटीन क्या करता है? अगर आपका कोशिकाएं, इतना तो में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, एक एक कोशिकाओं को ब्रेक करके 2 कोशिकाओं में बांट देता है और एक नया कोशिकाएं बना देता है। प्रोटीन का काम यही रहता है। जैसे कि हमारे शरीर में लगता है कि जिम जा रहे हैं, हमारा मसल्स बड़ा होना चाहिए, मसल्स बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, तो हम लोग को प्रोटीन लेना पड़ता है। प्रोटीन लेने से कोशिकाओं को, जिम करने से क्या होता है? कोशिका टूट जाती है। शरीर को ऐसे हार्डवर्क करने से कोशिकाएं जितनी होती है, मेहनत करने से वो टूट जाती हैं, टूट के नए नए कोशिकाएं बनाती हैं। तो उस समय आप प्रोटीन नहीं लीजिएगा, या फिर डाइट से लीजिए, या फिर प्रोटीन पीजिए, या फिर कोई न्यूट्रिशन लेके लीजिए, आप लोग को लेना तो पड़ेगा ही प्रोटीन। प्रोटीन बहुत आवश्यकता होती है शरीर को ग्रो करने के लिए। शरीर को ग्रो करता है प्रोटीन ही। एक कोशिकाओं को तोड़कर 2 कोशिकाओं में बांट देता है, वो अलग अलग 2 कोशिकाएं हो जाती है। ऐसे ही ये सब चीज शरीर बढ़ते रहता है, ये प्रोटीन का काम ही रहता है। प्रोटीन हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे प्रोटीन हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानव में मिलने वाले सभी प्रकार के प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इसे 20 या 22 प्रकार में अमीनो अम्ल में बांटा गया है। इसमें इस प्रोटीन को 20 या 22 प्रकार में बांटा गया है, जिसे इसे 2 भागों में सबसे पहले बांटा गया। तो इसको शरीर का सबसे मुख्य कार्य यही करता है प्रोटीन, जिसे इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन सा बांटा गया है? एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये है जिसको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, ये अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इसे बाहर से प्राप्त करते थे। ये आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं, सबसे पहले इसे प्रोटीन 20 या 22 भागों में बांटा गया है। इसके बाद इसे 2 भागों में अलग अलग कर दिया गया। ठीक, आवश्यक अमीनो अम्ल, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल ये होता है कि हम बाहर से इसे प्रोटीन को लेना पड़ता है, यानी न्यूट्रिशन की तरह खाना पड़ता है, बाहर से लेते हैं, जिसको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये शरीर में खुद पे खुद विकसित नहीं हो पाता है, खुद पे खुद बना नहीं पाता है, जिसे हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल ये होता है, इसका निर्माण शरीर में खुद पे खुद अपने आप बन जाता है। ये क्या करता है? आवश्यक अमीनो अम्ल ये क्या करता है? आपका निर्माण शरीर में ही कर देता है। हमारे शरीर में ही ये प्रोटीन जो कि अनावश्यक होते हैं, खुद पे खुद निर्माण कर लेता है, ऑक्सीजन से या फिर एटमॉस्फेयर से या फिर सूर्य के किरण से या फिर जो लेते हैं, इस अपने आप में ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। 2 भागों में बांटा गया। आवश्यक अमीनो अम्ल बाहर से लेना पड़ सकता है, और अनावश्यक अमीनो अम्ल खुद पे खुद अपने आप में ये प्रोटीन बना लेता है, जिसके ये अपने शरीर में खुद पे खुद बना लेता है। सामान्यतः इसका शरीर में कमी नहीं होती है। सामान्यतः बहुत लोग होते हैं, शायद किसी में कमी हो सकती है, नहीं तो सभी के शरीर में ये अनावश्यक अमीनो अम्ल हो जाता है, बन जाता है, जिससे किसी भी आदमी के शरीर में इस प्रोटीन का कमी नहीं हो पाता है। ये दोनों भाग को, प्रोटीन को समझ गए क्या होता है? प्रोटीन हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन अपने शरीर को ग्रो करने के लिए प्रोटीन लेना पड़ता है। प्रोटीन बहुत आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। इसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसे 20 या 22 अमीनो अम्ल में बांटा गया। उसके बाद ये प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल वो होता है जिसे हम बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, बाहर से खाना पड़ता है, ये शरीर में खुद पे खुद निर्माण नहीं कर पाता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल उसे कहते हैं जो कि खुद पे खुद शरीर में उसका निर्माण कर लेता है और अपना कार्य करते रहता है। ये हमेशा अपने आप में निर्माण करते रहता है, इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। सही है, इसका शरीर में कमी नहीं होती। सामान्यतः सभी के शरीर में इसकी कमी नहीं होती। दोबारा से रिवीजन कर दिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को देख लिया, उसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन को देख रहे हैं। प्रोटीन 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया, 20 या 22 प्रकार का अमीनो अम्ल में बांटा गया। उसके बाद इसे 2 भागों में बांटा गया, आवश्यक अमीनो अम्ल
और दूसरा अनावश्यक अमीनो अम्ल। हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, जो भी समझ में आएगा आप लोगों को। आवश्यक अमीनो अम्ल बाहर से हम लोग लेते हैं, खुद पे खुद शरीर में निर्माण नहीं कर पाते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल वो होता है जो कि खुद पे खुद शरीर में निर्माण कर लेता है, खुद पे खुद बना लेता है। सामान्यतः सभी के शरीर में इसकी कमी नहीं होती है, सभी के शरीर में इसका कार्य होते रहता है। इस चीज को, प्रोटीन को अच्छे से समझ गए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद हम फैट के बारे में बताएंगे। ये तीसरा टॉपिक आता है वसा, जिसको दूसरा नाम होता है लिपिड। इसे फैट या लिपिड भी कहते हैं। वसा क्या होता है? हमारे शरीर में जो चर्बी बनने लगता है दोनों साइड या फिर इधर इधर कहीं भी चर्बी बनने लगता है, उसी को हम बोलते हैं चर्बी, वसा या फैट बोलते हैं इंग्लिश में। जो कि हम आवश्यकता से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। मान लीजिए बैठकर कोई काम करना, ऑफिस वाला वर्क करना है, या फिर कोई भी पढ़ाना है, या फिर कोई ऑफिस में वर्क करना है, या फिर कोई हिसाब किताब, मतलब बैठकर कोई काम करना है, मतलब हमें रेगुलर आवश्यकता है 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम फैट हमको चाहिए शरीर को। तो हम बैठे बैठे 50 ग्राम लेते हैं। 50 ग्राम आवश्यकता है, मान लीजिए 50 ग्राम। यहाँ पे हम लोग पिछले टॉपिक को देख लिए। अब आते हैं वसा। वसा यानी फैट। फैट क्या होता है? हमारे शरीर में ज़्यादा मसल्स के अलावा जो चर्बी बन जाते हैं, जो फैट बन जाते हैं, वही होता है फैट। लिपिड, जिसका दूसरा नाम होता है लिपिड। अगर कुछ भी आवश्यकता से ज़्यादा खाना खा लेते हैं लेकिन उतना कार्य नहीं कर पाते हैं, हमको मान लीजिए कि 10% खाना है, 10% काम करना है, तो हमारा जैसा शरीर है वैसा ही रहता है। अगर हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, उतना काम चल जाता है, लेकिन हम उतना खाना खाते हैं जितना उतना कार्य नहीं कर पाते। बैठ के कोई कार्य करना है, पढ़ाना हो या फिर ऑफिस वाला काम करना हो, उतना पूरा खा लिए लेकिन उतना एनर्जी निकल नहीं पाता है, उतना पसीना निकल नहीं पाता है, स्मेल्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में फैट बनने लगता है, चर्बी बनने लगता है, चारों साइड ये सब गंदा लगता है, देखने में इधर उधर लटकने लगता है, जैसे मसल्स हिलने लगता है, उसी को बोलते हैं फैट। जो कि आवश्यकता से ज़्यादा ले लेना, उतना मेहनत नहीं करना, सिर्फ खाना। उतना मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ खाओगे तो फैट बन जाएगा शरीर में। यही होता है हमारे शरीर का फैट। ये वसीय अम्ल के बहुलक होते हैं। क्या होता है? ये जो फैट होता है, लिपिड होता है, वसीय अम्ल का बहुलक होता है। ये शरीर में वसा का मुख्य कार्य संग्रहित भोजन का निर्माण करना होता है। जो कि हम भोजन का निर्माण करते हैं उतना कार्य नहीं कर पाते, उसका पूरा शरीर में फायदा होता है, लेकिन मेरा शरीर है वैसा ही का वैसा ही रहता है, लेकिन फैट बनने लगता है, उतना कार्य नहीं कर पाता। लेकिन इसका काम यही रहता है, जिसमें ज़्यादा फैट रहता है उसमें ताकत भी रहता है उतना। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। वसा मानव शरीर का लिपिड सेट्राइट और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। ये क्या होता है? सेट्राइट और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, बर्न करने लगता है, जो कि उसे हम क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। इस लिपिड को सामान्यतः 2 प्रकार में बांटा गया। 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हाई डेंसिटी लेवल लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड। एक होता है लो डेंसिटी लिपिड। अभी यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखा, बहुत ज्यादा लिखना है। इसको फिर ऊपर दिखा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिए। हाई डेंसिटी लिपिड स्क्रीनशॉट करिए इसको। हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड क्या होता है इसको बता देते हैं। हाई डेंसिटी लिपिड वही होता है जो कि ब्लड के अंदर फ्लो करते रहता है, ब्लड के अंदर घुल के चलते रहता है। अभी फिगर बना के समझा देंगे। लेकिन लो डेंसिटी लिपिड क्या होता है? इसे ब्लड का नस हो गया, ये पूरा नस के ऊपर ये जमा रहता है, इसमें जमा रहता है। लेकिन ये लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड क्या होता है? ऐसे ही घुलनशील होता है, इसमें ये ब्लड नस के अंदर घुलनशील होता है, ऐसे ही ये बहते रहता है, जिससे हमारे शरीर में फायदा होता है, किसी भी चीज का बीमारी नहीं होता है। लेकिन लो डेंसिटी लिपिड में जैसे सबसे पहले ये सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सब तेल होते हैं ना, ये ब्लड के ऊपर यहाँ पे चिपक जाते हैं, इसी को बोलते हैं लो डेंसिटी लिपिड। जिसके कारण, इसी ब्लड के कारण ऐसे ही ये चिपका रहेगा नस में, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इसके लो डेंसिटी लिपिड ये क्या फैट के कारण ही होता है। फैट अधिक लेने से, इसे तेल वगैरह ज़्यादा ले लेने से ब्लड वेकल्स अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आता है। लेकिन हाई डेंसिटी लिपिड में ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है? ये ब्लड, ये नस है ना, इसी के अंदर ये इसमें ब्लड चलते रहता है, ये जो ब्लड चलते रहता है, जिसके कारण
कोई भी बीमारी नहीं होता। ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। समझ सकते हैं कि इसके वजह से हार्ट अटैक भी आ जाता है। हार्ट अटैक बीमारी कितना खराब हो सकता है, एक पल में आदमी मर भी सकता है। लेकिन हाई डेंसिटी लिवर लिपिड में ऐसा नहीं होता, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं सबसे आसान एग्जाम्पल घी। घी हमारा हाई डेंसिटी लिपिड हो गया। जो घी होता है ब्लड के अंदर फायदा जो करता है, फैट बनता है, वो ब्लड के अंदर आसानी से चलते रहता है हाई डेंसिटी लिपिड में। लेकिन लो डेंसिटी लिपिड में तेल वगैरह होता है, वो चिपक जाता है दोनों साइड में। तो यहाँ पे फोटो दे रहे हैं, उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। सब चीज़ को तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद यहाँ पे लिपिड को खत्म करते हैं। ये लिपिड वसा खत्म हुआ, इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसको स्क्रीनशॉट करिए। हम लोग प्रोटीन में देख लिए थे मुख्य अवयव अगोवयव। मुख्य अवयव में 3 प्रकार कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा होते हैं। तीनों को देख लिए हम लोग थियोरेटिकल, और यहाँ पे समझा के भी बता दिए। गौ अवयव में आता है पानी, खनिज, विटामिन और मिनरल्स। तो सबसे पहले पानी को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली जल ही जीवन होता है, तो पानी यही जल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जानते हैं जितने हमारे शरीर का वेट है, मान लीजिए कि 100 kg का एक आदमी है, तो 65% सिर्फ वाटर रहता है। शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, 50% भी वाटर नहीं है, यानी 65% है, 65% है, 50% से भी ज़्यादा। समझ लीजिए हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है वाटर। तो हमारे शरीर में कितना परसेंट वाटर होता है, 65%। ये जो वाटर होता है, हमारे शरीर के जितने कोशिकाएं होते हैं ना, सभी कोशिकाएं तत्व जितने सारे होते हैं, सब चीज में वाटर होते हैं। जैसे ब्लड हो गया, उसमें भी वाटर होता है। हमारे खाना पचाने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है वाटर। ऐसे ही कोई भी खाना हम खा लिए, वाटर तो है नहीं शरीर में, तो क्या अच्छा से कुचक अवस्था में भी नहीं जा पाता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जल। तो जल को हम लोग देख लेते हैं। जल हमारे जीवन का उत्पत्ति का विकास करता है। जल के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जो मानव शरीर में 65% जल पाए जाते हैं। बहुत सारा टॉपिक नहीं लिखे हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है अभी जो बोल रहे हैं उसको सुन के आप लिख सकते हैं आगे से। जो कि मानव शरीर में जितना वेट है उसके हिसाब से, अगर 50 kg है उसके हिसाब से 65% जल होता है। अगर 100 kg है उसके हिसाब से 65% जल होता है, यानी 65 kg। तो यहाँ पे सभी उत्पत्ति कोशिकाओं के अलग अलग पाए जाते हैं। जो भी कोशिकाएं होती हैं सब अलग अलग करके उसमें वाटर होते ही होते हैं। जल का कार्य, सबसे पहले यहाँ पे जल का कार्य भी देख लेते हैं क्या होता है। ये जल का कार्य जो हम पहले बता दिए थे, ये भोजन का उत्पत्ति करता है, भोजन का पचाता है या फिर उसका उत्पत्ति करता है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है जल। ये भोजन को पचाने में सहायता करता है, उसका उत्पत्ति करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। खुद से खुद भोजन नहीं पच पाता है। जो भी हमारे पाचन तंत्र होते हैं सिर्फ अकेले उसे नहीं पचा सकता है, पानी की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। मतलब जल के बारे में हम इतना सारा चीज आप लोगों को बता दिए। जैसे कि सबसे पहले लार होता है हम लोग का, जो कि लार्वा मिलता है मुंह में। इसमें भी क्या होता है, जो भी थूकते हैं उसमें भी जल होता है। पाचन रस जो होता है लार में मिलता है, वो भी क्या होता है, जल ही होता है। उसमें रक्त जो खून होता है, खून में भी, हमारे ब्लड में भी जल होता है। मूत्र भी जल होता है। मल में भी जल रहता है। बिना मल का हम लैट्रिन नहीं कर पाते। अगर उसमें पानी का मात्रा, जल का मात्रा नहीं रहे तब तक उसे आप लैट्रिन कर ही नहीं पाओगे। करते रहता है 1 घंटा 2 घंटा होगा ही नहीं, जल का मात्रा वहाँ भी होता है। उसके बाद इसी बहुत सारे शरीर के पदार्थ होते हैं, सब चीज में जल होते हैं। 65% ही समझ जाइए, 65% जल होते हैं हमारे शरीर के वेट के हिसाब से। उसके बाद इसमें तरल पदार्थ के साथ शरीर का तापमान को भी नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, पानी के कारण, वाटर के कारण ही हमारे शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखता है, तापमान को नियंत्रित करके रखता है, नियंत्रित करने में सहायता करता है, नियंत्रित करके रखता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं एक दिन में 5-6 गिलास पानी पीना चाहिए। मतलब 1 लीटर होगा, 5-6 गिलास पानी पीना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि
छोटे बच्चे जो होते हैं 6 माह से छोटे बच्चे, जो छोटा छोटा अभी अभी बच्चा लिया छोटा 6 माह से ये होता है, तो उस बच्चे को हम लोग पानी नहीं पिलाते हैं। डॉक्टर खुद मना कर देता है इस बच्चे को पानी नहीं पिलाना है। क्यों? क्योंकि उसका विकास मतलब माँ के दूध जो होता है उसी में उसको पानी मिल जाता है। माँ के दूध से ही उसे पूर्ण हो जाता है, पानी की आवश्यकता नहीं हो पाती है उससे। हम लोग की तरह नॉर्मल इतना सारा खाना थोड़ा ना ठूस रहा है कि पानी की आवश्यकता होती है, बीच में अटक गया या फिर पूरा पचाने ये वो करने में पहले से ही माँ के गर्भ में ही उसका पोषण हो जाता है, जो भी करना होता है। उसके बाद जो उसके ऊपर से न्यूट्रिशन लेना है तो उसको माँ के दूध से ही उसका पूरा हो जाता है। जल का कार्य माँ के दूध से ही पूरा हो जाता है। व्यस्त व्यक्ति की अपेक्षा शिशुओं में, देखिए हम का लिखे यहाँ पे शायद समझ में नहीं आया, लेकिन जो बोल रहे हैं वो समझ के आप लोग लिख सकते हैं। व्यस्त व्यक्ति की अपेक्षा शिशुओं में किडनी और इमेटर्स, किडनी जो होती है जिसे हमारा किडनी का काम क्या करता है, उत्सर्जित करना, मूत्र को उत्सर्जित करना। तो हम लोग कहेंगे बच्चा पानी नहीं पीता, अभी बताया कि हम लोग यहाँ पे मूत्र मलास को त्याग करते हैं, जल के कारण ही पचाते हैं, जल के कारण ही। तो बच्चा छोटा वाला बच्चे को जब पानी नहीं देंगे तो वो कहाँ से करेगा। तो हम लोग पहले ही बता दिए थे माँ के दूध से ही उसको उसका आवश्यकता नहीं होती, उसी से उसको पूर्ति किया जा सकता है, उसी से उसको पूर्ति हो जाता है। जो कि हम लोग जैसा व्यक्ति की अपेक्षा में, जो छोटे बच्चे शिशुओं की अपेक्षा में, शिशु जो होते हैं व्यस्त व्यक्ति की अपेक्षा शिशु छोटे बच्चे जो होते हैं उसके किडनी और इमेटर होता है जो घुलनशील तत्वों का उत्सर्जन कर देता है। जो कि जो भी हमारा दूध लेता है वो छोटा बच्चा माँ से दूध लेता है तो घुलनशील तत्व होता है उस चीज को अपना उत्सर्जित करता है। जैसे हम लोग नॉर्मली उत्सर्जित करते हैं पानी से, पानी की आवश्यकता से, वैसे ही वो माँ के दूध से उसको उसकी आवश्यकता मतलब उसी से पूर्ति हो जाती है जिसकी वो उत्सर्जित कर देता है। तो इस चीज को मीटर को घुलनशील तत्व का उत्सर्जन कर लेता है। तो एकदम नॉर्मल ही था, जल के बारे में देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ जाता है खनिज, विटामिन और मिनरल्स। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक खनिज या विटामिन को देखते हैं। ठीक, जल को देख लिए, जल के बाद आते हैं मिनरल्स यानी खनिज। खनिज को देखते हैं। खनिज हमारे शरीर का भी ये भी महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के हड्डियां और मांसपेशियों में सहायता मिलती है। जैसे कि हड्डियां, जैसे कि दांत हो गया, दांतों में भी सहायता मिलती है इसी खनिज के वजह से। खनिज का शरीर के लिए बहुत आवश्यकता होती है। ये शरीर की क्रिया और अंगों में प्रभावित करता है। जो शरीर की क्रियाएं होती है ना, जो भी अंग और क्रिया होती है उस चीज में प्रभावित होते हैं। किसके कारण? तो खनिज के कारण। जिससे हड्डी और मांसपेशी के गतिशीलता के लिए कैल्शियम आयन की भी आवश्यकता होती है। ये जो कैल्शियम आयन होता है ये कहाँ से मिलता है? हमारे खनिज से ही मिलता है। उसके बाद रक्त निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। इसी खनिज के वजह से रक्त निर्माण जैसे होता है, जैसे ब्लड का निर्माण होता है, तो इसी ब्लड निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। इसी खनिज के वजह से आयरन की भी आवश्यकता होती है ब्लड को निर्माण करने के लिए। और थायराइड ग्रंथि के लिए निर्माण कार्य के लिए कई लवणों की आवश्यकता होती है। थायराइड एक बीमारी होती है, थायराइड बीमारी को भी सही करने के लिए इस लवण की आवश्यकता होती है। जिसे हम खनिज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। शरीर का कई एंजाइम में सक्रिय करने के लिए कॉपर और कैल्शियम आयन जैसे धातुओं का निर्माण किया जा सकता है। इस खनिज से ही हमारा जो शरीर का कई एंजाइम होते हैं जो सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? शरीर का एंजाइम जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, जो करने के लिए कॉपर और कैल्शियम आयरन जैसे धातुओं का निर्माण करते हैं। इसी खनिज से ही। तक खनिज के बारे में इतना सब देख लिए। उसके बाद खनिज का मुख्य कार्य क्या होता है उस चीज को देखते हैं। तो खनिज का मुख्य कार्य, ये भोजन के लिए आवश्यकता होती है। क्या खनिज क्या होती है? भोजन के लिए आवश्यकता होती है, जो हड्डियां और दांत तथा रक्त में जमने की सहायता करती है। जो हमारे हड्डी होते हैं और दांत होते हैं और रक्त, उसी सब चीज में जमने की सहायता करती है, जमता है।
इसी वजह से हमारा वो सब चीज जो भी बताए हड्डियां दांत और ये क्या रक्त जो हड्डियां और दांत जो कठोर होते हैं इसी खनिज के वजह से कि इसी चीज से सहायता करता है। मान लीजिए घर बनाए तो पिलर का सहायता जैसे होता है वैसे ही खनिज का सहायता करता है। ये क्या हड्डियों और दांतों को सहायता करता है खनिज मजबूत रखने के लिए, और रत्न में भी जमने का सहायता करता है। ये क्या खनिज, ये रासायनिक प्रक्रिया के अणुओं के बंधनों के माध्यम से जोड़ता है। ये क्या करता है, रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसके जो बंधन होती है उसके माध्यम से इसमें जोड़ता है। जैसे कि हड्डी और दांत के बारे में बताएं, ये कैसे उसमें जुड़ा रहता है खनिज जिसके कारण ये कठोर होता है, वैसे ही ये कौन सी क्रियाएं से जुड़ा होता है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया के अणुओं से के बंधनों से जुड़ा होता है। उसके बाद इसका कार्य जोड़ने का कार्य करता है। यह दिल के धड़कन के लिए आवश्यकता होती है। हमारे जो दिल का धड़कन होता है ना, ये खनिज का उसमें भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यह कोशिका के प्रभावित करता है, जो कि हमारे जो भी सेल होते हैं ना उस चीज को प्रभावित करता है, एक उत्सर्जित कर मतलब उसको प्रभावित करता है, एक ऊपर बढ़ाता है। ये एचपी रक्त तथा रुधिर दाब आदि का निर्माण करता है, जिसे हमारा एचपी इतना एचपी रक्त जो होते हैं इस चीज का निर्माण करता है कि इसमें खनिज में। तो खनिज के बारे में इतना सब देखिए, इस चीज को स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद खनिज के बाद विटामिन के बारे में हम बताते हैं। विटामिन को उस चीज को देख लेते हैं, इस चीज को स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद अगले टॉपिक को देख लेते हैं। अच्छे से आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद उसको देख लेते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना सब चीज टॉपिक बता दिया, लेकिन सबसे पहले भोजन को 2 प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे भोजन में एक प्रकार होता है जो कि हमने बताया, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बस एक तरफ होता है, एक तरफ वाटर खनिज विटामिन और मिनरल्स एक साइड होते हैं। तो इस चीज के अलावा भोजन को 2 प्रकार में बांटा गया है। मिनरल्स को 2 प्रकार मतलब ये पोषण को 2 प्रकार में बताया, स्वपोषी और परपोषी। इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, तब तक पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद आगे उस सब चीज को आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले यही बताना चाहिए, इसको नहीं बताया, लेकिन ये लाइन बाय लाइन टॉपिक हम बता रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। वहां पे उस चीज को सबसे अंतिम में डिस्कस कर देते हैं, स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है, उस चीज को अंतिम में डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे सभी टॉपिक को देख लिए, जैसे वाटर, उसके बाद खनिज, उसके बाद अंतिम टॉपिक की ये रेशे। भोजन में रेशे का महत्व क्या होता है, इंपोर्टेंस ऑफ फाइबर्स एंड फूड। इसका महत्व क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि भोजन में रेशे की अधिकतम से पाचन क्रिया की गतिशीलता पर प्रभावित पड़ता है। जैसे कि भोजन में रेशे होते हैं उसके आधार पर जो पाचन की क्रियाएं होती है वो प्रभावित होता है। जैसे कि किसी चीज का कोई भी चीज प्रभावित करने के लिए कुछ तो होता है ना, जैसे एग्जाम्पल तो बहुत जबरदस्त आया था लेकिन अभी दे नहीं सकता आप लोगों के सामने। ये प्रभावित करता है उस चीज को पाचन करने की सहायता नहीं है, रेशे उसको सहायता करता है पाचन करने के लिए। उसके बाद अगला देखते थे, रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा की कम होती है। ग्लूकोज की मात्रा 2 बार लिखा गया, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है इस चीज में। रेशे युक्त जो होते हैं इस चीज में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, ये कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की सहायता कम होती है। जैसे कि हमारा जो आंत होता है ना, जैसे ये छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है उसमें ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर एक बहुत बड़ा बीमारी होता है जिसके जो कि बहुत सारा ऑपरेशन वगैरह काट के निकालना पड़ता है ट्यूमर की वजह से। तो ट्यूमर की बीमारी में सहायता, ट्यूमर की बीमारी नहीं होने देता है क्या, रेशे। भोजन में अगर रेशे होते हैं तो उससे ट्यूमर बीमारी नहीं होती है। आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आया होगा, जो भी हम लोग समझाया होगा। ये टॉपिक सब चीज खत्म हो गया, लंबा वीडियो होने के कारण। अभी विटामिन वगैरह बचा हुआ है, खाना क्या होता है, खाना खाने के बाद क्या होता है, उस चीज को हम लोग अच्छे से देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन कौन सा विटामिन क्या कार्य करता है उस चीज को इस वीडियो में नहीं बता पाए क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया है। अगले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में बनाएंगे विटामिन के बारे में, विटामिन गाइड्स के बारे में। उसके बाद उसमें बताएंगे कौन से विटामिन से कौन बीमारी होता है, कौन नहीं होना चाहिए, कौन विटामिन लेने से बाल क्यों झड़ते हैं, पिंपल्स फेस में क्यों होते हैं, कौन विटामिन की कमी से। इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।